नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समीर पाठशाला में। दोस्तों, आज हम विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक और ट्रेजेडी उसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम इस ट्रेजेडी को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ की फैक्ट्स हैं, उनको जान लेते हैं। इसके पहला की फैक्ट है दोस्तों, इस ट्रेजेडी का टाइटल जो है वो किंग लियर ही है। इसको विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेज में 1505 से लेकर 1506 के बीच में लिखा था। अगर मैं बात करूं इसकी पब्लिकेशन की, तो इसे 1623 में पब्लिश कराया गया था फर्स्ट फोलियो में। इसका जेनर है ट्रेजेडी। विलियम शेक्सपियर ने इसे 5 एक्ट्स में लिखा था। दोस्तों, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ट्रेजेडीज जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, जिन्हें हम होकम कोड के नाम से जानते हैं। होकम मीन्स हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। ये इसमें से थर्ड ट्रेजेडी है। विलियम शेक्सपियर की ये थर्ड ग्रेट ट्रेजेडीज है जो इन्होंने लिखी थी। इसमें 26 सीन्स हैं। इसका जो हीरो है वो है एक ब्रिटेन का बूढ़ा राजा जिसका नाम है लियर। इसकी सेटिंग हमें इंग्लैंड की वेरियस जगह पर देखने के लिए मिलती है। इसमें कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है इंग्लैंड की जहाँ पे इसकी सेटिंग हमें देखने के लिए मिलती है। तो इसकी सेटिंग जो है इंग्लैंड में देखने को मिलती है, जो बहुत सारी लोकेशंस हमें देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगी। तो दोस्तों, ये थे इसके कुछ की फैक्ट्स। अब बात करते हैं इस प्ले के करेक्टर्स की। सबसे पहले दोस्तों करेक्टर लिस्ट में आता है किंग लियर, जो कि इस कहानी का ट्रेजिक हीरो है। ट्रेजिक हीरो है मतलब कि ये एक ब्रिटेन का बूढ़ा राजा है। अब ये सोचता है कि अब इसे अपने कामकाज से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। इसके लिए ये क्या करता है दोस्तों, इसकी जो 3 बेटियां हैं, इसकी 3 बेटियां कौन हैं? गोनरिल जो इसकी सबसे बड़ी बेटी है, रीगन जो इसकी मंझली बेटी है, और कोर्डेलिया जो इसकी सबसे छोटी बेटी है। ये सोचता है ये अपनी सारी की सारी संपत्ति जो है इन तीनों के बीच में बांट दे। दोस्तों, ये जो है रीगन एंड गोनरिल, ये दोनों अपने पिता की एक आदत से बहुत ही अच्छे से वाकिफ हैं कि इनके पिता को चापलूसी सुनने का बहुत शौक है। वो ऐसी चीजें पसंद करते हैं जो उनके फेवर में हों। तो ये दोनों जो हैं बहुत चालाक किस्म की लड़कियां हैं, और जो ये कोर्डेलिया है ये बहुत ही सीधी और अपने पिता के लिए सच्ची लड़की है। इसके अलावा दोस्तों इसमें कैंट है। कैंट जो है दोस्तों ये किंग लियर के लिए बहुत ही वफादार एक इसका दरबारी है। इस कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। इवन किंग लियर इसको अपने दरबार से निकाल देता है। दरबार से क्या, इसको देश निकाले की सजा भी दे देता है। लेकिन ये कैंट क्या करता है दोस्तों, अपना भेष बदलकर फिर भी अपने राजा की सर्विस में वापस आ जाता है। दोस्तों, इसकी जो ये आदत है अपनी चापलूसी सुनने की, इसके लिए आगे जाके यही आदत इसके लिए ट्रेजिक रीजन बन जाती है, एक ट्रेजिडी के रूप में सामने हमारे आती है। तो दोस्तों नेक्स्ट इसका करेक्टर है ग्लस्टर। ये भी इसके दरबार में एक दरबारी है। दोस्तों, इसकी दशा भी कुछ किंग लियर की तरह ही होती है। जो ये डिसीजन लेने में कुछ हद तक किंग लियर के जैसा ही है। ये भी गलत डिसीजन लेता है, अपने बच्चों में पहचानने में गलत डिसीजन लेता है। इसके दोस्तों 2 बेटे हैं। पहला बेटा एडगर जो जायज बेटा है इसका, और दूसरा बेटा है एडमंड। एडमंड इसका नाजायज बेटा है। दोस्तों, ये एडमंड जो है इसको अपने नाजायज होने पे बहुत गुस्सा है। वो चाहता है कि इन दोनों बाप बेटाओं में दुश्मनी हो जाए, ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, और सारी की सारी संपत्ति किस पे आ जाए? एडमंड पे आ जाए। जबकि एक स्टोरी में आगे चल के ऐसा करता भी है और उसमें कामयाबी भी इसको मिलती है। इसको हम देखेंगे स्टोरी में। दोस्तों नेक्स्ट करेक्टर है इसमें एल्बनी। एल्बनी कौन है? एल्बनी गोनरिल का हस्बैंड है। जिस तरह स्वभाव में गोनरिल है, जिस तरह का बिहेवियर गोनरिल का है, उस तरह का बिहेवियर एल्बनी का नहीं है। ये एक अच्छा इंसान है, काइंड इंसान है। ये हिम्मत रखता है सही को सही कहने की और गलत को गलत कहने की। दोस्तों, इसके अलावा इसमें एक करेक्टर और है, कॉर्नवेल। कॉर्नवेल जो है दोस्तों वो है रीगन का पति। रीगन एक अच्छे स्वभाव की लड़की नहीं है। मैंने आपको बताया था गोनरिल और रीगन दोनों एक ही बिहेवियर के लड़कियां हैं। लेकिन जो ये कॉर्नवेल है इसका पति, ये भी बेकार स्वभाव का आदमी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि रीगन है।
दोस्तों इसके अलावा ये दोनों जो हस्बैंड हैं इनके कोर्डेलिया की अभी शादी नहीं है, लेकिन कोर्डेलिया को देखने इस प्ले के अंदर दो लोग आए हुए हैं। पहला है किंग ऑफ फ्रांस और दूसरा है ड्यूक ऑफ बर्गंडी। ये दोनों के दोनों ही कोर्डेलिया को देखने आए हैं। दोस्तों ये हैं इस प्ले के करेक्टर्स। आई होप आपको अभी तक ये सारे करेक्टर्स समझ में आए होंगे। शुरू करते हैं स्टोरी को। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है किंग लियर से, जो कि ब्रिटेन का एक बूढ़ा राजा है। अब उसे लगता है उसे अपने कामकाज से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था इसको अपनी चापलूसी सुनने की बहुत शौक है, तो इसकी ये आदत इसके लिए ही दुखदाई साबित होती है। दोस्तों ये क्या करता है, अपनी संपत्ति को बांटने के लिए इन तीनों बेटियों में बांटना चाहता है, लेकिन संपत्ति को बांटने के लिए एक सेरेमनी का आयोजन करवाता है, एक सभा का आयोजन कराता है। उस सभा में ये दोनों बेटियां इसकी, इन दोनों के पति और कोर्डेलिया को देखने आए हुए ये दोनों लोग हैं, जिसमें कि कैंट, गलस्टर और भी बाकी लोग हैं। दोस्तों सभा का आयोजन होता है और उस सभा में किंग लियर अपनी बेटियों से कहता है, मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा तो करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए अपना प्रेम को बयान करना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी बेटियों में सबसे ज्यादा मुझे प्रेम कौन करता है। दोस्तों ये दोनों तो बहुत चालाक हैं और ये एक सीधी और सच्ची लड़की है। तो दोस्तों किंग लियर की इसी आदत का फायदा उठाते हुए गोनरिल और रीगन क्या करती हैं, अपने पिता के लिए चापलूस भरी बातों को कहती हैं। वो कहती हैं कि इस संसार में हमारे पिता से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। संसार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए प्रिय हैं, लेकिन यदि हमें उनमें से चूज करना पड़े अपने पिता को और उन चीज़ों को, तो हम अपने पिता को ही चूज करेंगे, क्योंकि हमारे पिता जो हैं वो अनमोल हैं। उनका किसी चीज़ से हम तुलना नहीं कर सकते। हमारे पिता जो हैं संसार के सबसे अच्छे पिता हैं। तो ऐसी ऐसी बातें करके गोनरिल और रीगन अपने पिता को खुश कर देती हैं, जिससे किंग लियर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब बात आती है दोस्तों कोर्डेलिया की। कोर्डेलिया क्या कहती है अपने पिता के लिए, वो कहती है कि जो मेरा धर्म कहता है, मतलब कि जो एक बेटी के कर्तव्य होते हैं पिता के लिए, मैं सिर्फ वो पूरा कर सकती हूँ। उसके अलावा ना मैं आपको ज़्यादा ऐसी चीज़ें बोलूँगी कि जो वर्ड्स में एक्सप्रेस की जा सकें। ये सब चीज़ें समय ही बताता है कि कौन किसके लिए सच्चा है। तो मैं सिर्फ अपने बेटी होने के धर्म को निभाऊंगी। तो दोस्तों ये बात सुनने के बाद कोर्डेलिया कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलती जो इसको अच्छे लगें। कैसे शब्द, मतलब चापलूसी भरे हुए शब्द नहीं बोलती। तो दोस्तों ये क्या करता है, कोर्डेलिया से गुस्सा हो जाता है और कोर्डेलिया को संपत्ति का कोई भी भाग नहीं देता। मतलब कोर्डेलिया को ये संपत्ति से बेदखल कर देता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैंट जो है इसका वफादार आदमी है। ये इस चीज पर ऑब्जेक्शन उठाता है कि आपको अपनी संपत्ति को तीनों बेटियों में बराबर बांटना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हों, हैं तो आपकी तीनों बेटियां ही। तो अब ये क्या करता है दोस्तों, जो किंग लियर है वो अपने कैंट पे बरस जाता है, मंच भड़क जाता है। दोस्तों वो उसे डांटता है कि क्या तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो, क्या अब मुझे राजा होने की जो सलाह है वो तुमसे लेनी पड़ेगी कि मुझे किस तरह के फैसले लेने चाहिए और किस तरह के नहीं लेने चाहिए। तो दोस्तों ये कैंट को गुस्सा होकर क्या करता है, इसे देश निकाले की सजा दे देता है और इससे कहता है कि तुम आज के बाद मुझे यहाँ दिखाई मत देना। दोस्तों लेकिन ये कैंट बहुत ही वफादार है। जब इसको देश निकाले की सजा मिल जाती है फिर भी ये भेष बदल कर आता है और अपने राजा की सेवा में लग जाता है। दोस्तों इस सभा में कोर्डेलिया को देखने आए हुए ये दो लोग, किंग ऑफ बर्गंडी और किंग ऑफ फ्रांस, ये दो लोग हैं। जो ड्यूक ऑफ बर्गंडी है दोस्तों, ये सब चीज देख के कि कोर्डेलिया को तो अब कुछ नहीं मिलने वाला है, तो वो क्या करता है दोस्तों, शादी से इनकार कर देता है क्योंकि ये डोरी का भूखा है। लेकिन किंग ऑफ फ्रांस ये सारी चीजें देख लेता है कि कोर्डेलिया ने जो भी अपने पिता के लिए वर्ड्स बोले हैं वो सच्चे हैं, उसे अपनी बेटी होने का धर्म ही सिर्फ निभाना चाहिए। तो जो किंग ऑफ फ्रांस है वो शादी के लिए तैयार हो जाता है और इन दोनों की शादी कर दी जाती है। और दोस्तों अब जो है किंग लियर अपनी सारी की सारी संपत्ति को अपनी दोनों बेटियों में बांट देता है।
लेकिन इसके साथ साथ किंग लियर अपने साथ क्या रखता है दोस्तों, वो रखता है 100 सैनिक अपने पास रख लेता है, ताकि उसे अपने राजा होने का एहसास रहे। साथ में वो ये भी घोषणा करता है कि वो बारी बारी से अपनी इन दोनों बेटियों के साथ रहेगा। 100 सैनिक तो उसने रख लिए ताकि उसे अपने राजा होने का एहसास रहे, और उसके साथ साथ ये इन दोनों बेटियों के साथ रहेगा। तो ये तो हो गई दोस्तों किंग लियर की कहानी। इसके अलावा इस स्टोरी में एक कहानी और जुड़ी है, जो है ग्लोस्टर के परिवार की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एडगर इसका जायज बेटा है और एडमंड इसका नाजायज बेटा है। दोस्तों इस एडमंड को अपने नाजायज होने पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। अब ये क्या फैसला करता है एडमंड कि इन दोनों बाप बेटाओं के बीच में ये दरार पड़वा देगा। तो ये एडमंड क्या करता है दोस्तों, एडगर के पिता यानी कि ग्लस्टर के पास जाता है और क्या कहता है कि पिताजी, जो एडगर है वो आपको मार देना चाहता है और उसने मुझसे कहा है कि यदि हम पिताजी को मार देंगे तो अपनी संपत्ति, इन संपत्ति को हम आपस में दोनों बांट लेंगे। यानी कि इसको पूरी तरह से ग्लस्टर को ये भड़का देता है। दोस्तों भड़का ही नहीं देता है, इस कदर भड़का देता है कि ये ग्लस्टर अपने ही जायज बेटे को मरवाने का आदेश भी दे देता है। लेकिन ये जो दोस्तों एडमंड है, ये तो खेल खेल रहा है। अब खेल खेल में क्या करता है दोस्तों, ये एडमंड जाता है एडगर के पास भी और एडगर से जाकर कहता है कि एडगर, तुम मेरे भाई हो, भाई नहीं, एक भाई से भी ज़्यादा बढ़ के हो, अच्छे और सच्चे भाई हो मेरे। तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पिता हैं ग्लस्टर, वो तुमसे बहुत गुस्सा हैं और वो तुम्हें मार देना चाहते हैं। तो मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम यहां से अपनी जान बचाकर अभी के लिए भाग जाओ। तो दोस्तों ये जो एडगर है ये ऐसा ही करता है, ये एडमंड की बात मानकर वहां से भाग जाता है। लेकिन ये जो एडमंड है ये खुद को घायल कर देता है और ग्लोस्टर के पास जाता है। ग्लोस्टर से कहता है कि पिताजी, जो एडगर है वो आपको मारना तो चाहता ही था, लेकिन उसने मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला किया। तो ग्लस्टर इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी सारी संपत्ति अपने नाजायज बेटे एडमंड के नाम कर देता है। जो ये खेल खेल रहा था उसमें ये कामयाब हो जाता है। अब एडगर तो भाग गया। दोस्तों एडगर जंगल में जाकर पुअर टॉम के नाम से रहने लगता है। तो ये अपना भेष बदलकर किस नाम से रहने लगता है, पुअर टॉम के नाम से रहने लगता है। आगे चल के हमें ये स्टोरी में पता चलेगा। दोस्तों जिस तरह का डिसीजन किंग लियर ने लिया था कि उसने कॉर्डेलिया अपनी बेटी को संपत्ति में से कोई भी हिस्सा नहीं दिया था, उसी तरह से दरबारी ग्लस्टर ने भी ऐसा ही फैसला लिया। उसने अपने जायज बेटे, जो उसका अच्छा बेटा है, उसे कुछ भी नहीं दिया और एडमंड, जो षड्यंत्र रचा रहा है, उसने उसको अपने सारी संपत्ति का मालिक बना दिया। दोस्तों वापस आते हैं किंग लियर की कहानी पर, जिसने अपने पास 100 नाइट्स रख लिए थे। अब बात आती है इनके रहने की। ये दोनों बेटियों के पास रहने की बारी आती है। तो सबसे पहले वो अपने 100 नाइट्स के साथ किसके पास जाते हैं, गोनरिल के पास जाते हैं। गोनरिल पहले से ही अपने सर्वेंट्स को समझा देती है कि जो राजा हैं किंग लियर, अब वो राजा नहीं रहे, उनके साथ राजाओं जैसा बर्ताव करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। तो दोस्तों गोनरिल का एक सर्वेंट है जिसका नाम है ओसवाल्ड। ये ओसवाल्ड जो है दोस्तों किंग लियर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है। तो किंग लियर जो है क्या करते हैं दोस्तों, इसको अपनी सर्विस में ले लेते हैं। मतलब इससे ही अपना सारा काम करवाने लगते हैं। तो ये ओसवाल्ड जो है इसकी शिकायत किससे करता है, गोनरिल से करता है। गोनरिल से कहता है कि आपके पिताजी जो हैं मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, वो सारा का सारा काम मुझसे ही करवाते हैं। इस पर गोनरिल गुस्सा हो जाती है और अपने पिता को डांटने लग जाती है। वो कहती है पिताजी अब आप राजा नहीं हैं, इसलिए आपको 100 सैनिक रखने की जरूरत भी नहीं है। ये अपने पिता से कहती है कि आपको 100 सैनिक रखने की जरूरत नहीं है, आपको इनकी 100 सैनिकों की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी चाहते हैं आप सैनिक रखें तो आप 50 सैनिक रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको 100 सैनिक रखने की अनुमति नहीं दूंगी। तो दोस्तों इस किंग लियर को बहुत ही दुख होता है और अपनी बेटी गोनरिल पे गुस्सा भी आता है। वो कहता है तुम तब तो उस सभा में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और अब मुझे 100 नाइट्स भी नहीं रखने दे रही।
तो ये गोनरिल जो है सिर्फ 50 नाइट ही अलाउ करती है। तो दोस्तों ये इसको बुरा भला कहकर वहां से चला जाता है, कहता है कि मैं अपनी दूसरी और अच्छी बेटी रीगन के पास जाऊंगा। लेकिन गोनरिल क्या करती है, गोनरिल इसे भी एक पत्र लिख देती है और सारा मसला बता देती है कि पिताजी 100 नाइट्स के साथ यहाँ पे रह रहे थे, मुझे उन्हें यहाँ पे रखने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा कि वो अपने नाइट्स को घटाकर 50 कर दें। तो ये रीगन जो है ये तो और भी चालू है दोस्तों। इसने क्या सोचा कि मैं तो 50 नाइट भी उनको नहीं रखने दूंगी, मैं तो ज़्यादा ज़्यादा 25 नाइट रखने दूंगी। तो दोस्तों ये किंग लियर किसके पास जा रहा है, अभी रीगन के पास जा रहा है और सोच रहा है कि इसका वहां पर जाकर रीगन जो है भव्य स्वागत करेगी, एक बहुत ही अच्छा स्वागत इसको वहां पे जाके मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या, ऐसा तो होता ही नहीं है। जो रीगन है इसकी और भी ज़्यादा बेइज्जती करती है, वहाँ इसका कोई भी स्वागत नहीं होता और वो कहती है कि मैं आपको सिर्फ 25 सैनिक ही रखने दूंगी। 25 सैनिक, जो गोनरिल है उसने 50 सैनिक के लिए बोला, जो रीगन है उसने तो 25 सैनिक के लिए ही बोल दिया। दोस्तों अब इस किंग लियर को बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती फील हो रही है, उसे अपनी छोटी बेटी कोर्डेलिया की याद आ रही है, लेकिन उसके पास तो ये जा नहीं सकता ना। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि इसने तो इसको कोई भी संपत्ति का हिस्सा दिया ही नहीं है, किस मुंह को लेकर वो वहां पर जाएगा। तो दोस्तों ये क्या करता है, अपनी कोर्डेलिया के पास तो जाता नहीं है, ये पागलों की तरह घूमने लगता है और जंगल में चला जाता है। किसके साथ जंगल में चला जाता है, इसके साथ एक पुअर, इसके साथ जो होता है एक फूल भी होता है, और ये जंगल में जाकर किसके साथ रहने लगते हैं दोस्तों, पुअर टॉम के साथ जाके रहने लगते हैं, जो एक्चुअली कौन है, जो एक्चुअली एडगर है। दोस्तों ये पुअर टॉम के साथ तो जाके रहने लगते हैं, लेकिन इस किंग लियर को तो अपना राजा जैसा बर्ताव करने की आदत है। ये पुअर टॉम को अपने काउंसलर की तरह ट्रीट करता है, ये इसको अपना काउंसलर समझने लगता है। दोस्तों ये सारी की सारी बातें पता चलती हैं ग्लस्टर को कि राजा जो हैं वो जंगल में जाकर रहने लगे हैं, क्योंकि उनकी दोनों बेटियों ने उनके साथ मिसबिहेव किया है। ये जाकर ग्लस्टर किससे कहता है, एडमंड से कहता है, एडमंड कि हमें अपने राजा किंग लियर की मदद करनी चाहिए, क्योंकि उनकी स्थिति अभी सही नहीं है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये एडमंड जो है ये तो एक बुरा इंसान है। ये जाकर क्या बता देता है, रीगन को बता देता है कि मेरे पिता ग्लस्टर आपके पिता किंग लियर की मदद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जाकर जंगल में उनकी मदद करें और उनके रहने का बंदोबस्त भी करें। दोस्तों ये रीगन और इसका पति जो है कॉर्नवेल, ये दोनों क्या करते हैं, इसके दरबार में भी ताला लगवा देते हैं, और ताला लगवाने के बाद ये साथ साथ एक आदेश और करते हैं कि इस ग्लस्टर की दोनों आंखें निकलवाकर जंगल में फेंकवा दिया जाए। तो दोस्तों ऐसा ही करते हैं, ये इसकी आंखें निकलवा देते हैं और इसे जंगल में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। जंगल में भटकते भटकते ये पहुंच जाता है, ये भी पुअर टॉम के पास पहुंच जाता है। जो पुअर टॉम है वो एडगर है, ये ग्लस्टर को देखता है और इसकी सेवा में लग जाता है। दोस्तों अब ग्लस्टर को भी निकाल दिया जाता है वहां से। जो रीगन का पति है कॉर्नवेल, दरबार का कोई नौकर इसे मार देता है। तो दोस्तों यहाँ पर कॉर्नवेल की हत्या कर दी गई है, अब कॉर्नवेल जीवित नहीं है, इसीलिए एडमंड को इंग्लैंड की सेना का नायक बना दिया जाता है, उसको ही वहाँ का कैप्टन, इंग्लैंड की सेना की कैप्टन बना दिया जाता है। दोस्तों अब जो कोर्डेलिया है, कोर्डेलिया को ये सारी बातें पता चलती हैं कि जो उसके पिता हैं किंग लियर, उनकी दशा इतनी खराब है कि वो जंगल में रह रहे हैं। तो वो क्या करती है, कोर्डेलिया अपनी एक टीम को भेजती है और किंग लियर को अपने पास बुलवा लेती है और वहां पर बुलवाकर उसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट करती है। अब ये जो राजा हैं बहुत ही शर्मिंदा हैं कि जिस बेटी को ये बेकार समझते थे, उस बेटी ने बहुत ही अच्छे से उनका ट्रीटमेंट भी किया और उनकी देखरेख भी कर रही है। जो इंग्लैंड की सेना का नायक है एडमंड, दोस्तों ये क्या करता है, फ्रांस की सेना यानी कि जो किंग ऑफ फ्रांस है, कोर्डेलिया की जो सेना है उस पर हमला बोल देता है और फ्रांस की सेना पर जीत हासिल कर लेता है। अब जीत हासिल करने के बाद दोस्तों क्या करता है, ये किंग लियर को जो है बंदी बना लेता है और साथ में कोर्डेलिया को भी बंदी बना लेता है। तो दोस्तों कोर्डेलिया को भी बंदी बन गई और ये भी बंदी बन गया किंग लियर भी। अब इनको ये वापस ले आता है अपने दरबार में और इनको कारागार में डलवा देता है और इन्हें
कुछ दिन बाद मारने का भी आदेश दे जाता है। दोस्तों अब जो ये एडगर है, ये एडगर इसकी सारी चीज़ों को जान चुका है एडमंड की, कि एडमंड के सारे किए कराए का ही ये रिजल्ट है कि मेरे पिता को अंधा बना दिया गया, किंग लियर की ये दशा है। तो दोस्तों ये क्या करता है, एडमंड को जो है युद्ध का आह्वान देता है और इसको मार देता है। लेकिन दोस्तों ये जो है दोनों बहनें, ये क्या है, एडमंड को पसंद करती हैं। रीगन जो है ये तो विधवा हो ही गई, ये तो चाहती है कि इसकी शादी एडमंड से हो जाए। लेकिन गोनरिल भी इससे किलसने लगती है कि रीगन जो है वो विधवा है, इसकी शादी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये क्या करती है, गोनरिल अपनी बहन को ही जहर दे देती है और जहर देकर मार देती है। लेकिन इसको बाद में पता चलता है जो एडमंड है वो तो मर चुका है, और साथ साथ ये भी पता चल जाता है एल्बनी को भी कि उसकी जो वाइफ है वो उसको धोखा दे रही है। तो गोनरिल दोस्तों ये सब सहन नहीं कर पाती और अपने आप को खत्म कर लेती है। इसके बाद गोनरिल की भी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों कारागार में किंग लियर अपनी बेटी कोर्डेलिया के साथ रह रहे हैं, लेकिन कोर्डेलिया दोस्तों यहाँ पे भी सोच रही है कि इसकी सेवा कर दें, लेकिन ये इतनी जख्मी हो चुकी है कि ये वहाँ पर ही बंदी बने बने मर जाती है। और जो किंग लियर हैं वो उसे अपनी बाहों में लेकर, अपनी गोद में लेकर अपनी बेटी को रो रहे हैं कि उनकी बेटी अब नहीं रही। लेकिन दोस्तों ये किंग लियर जो हैं वहाँ पे इतना तड़पते हैं अपनी बेटी के विलाप में कि ये भी वहीं पर मर जाते हैं। दोस्तों जब सारे लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, कैंट और एडगर और एल्बनी जब वहाँ पर पहुँचते हैं, वो जाते हैं कि किंग लियर को छुड़ा लिया जाए। वो जाकर पाते हैं कि किंग लियर तो ऑलरेडी मर चुके हैं और उनकी बेटी कोर्डेलिया का शव उनके हाथ में है। तो दोस्तों इस कहानी के अंत में कैंट, एडगर और एल्बनी बचते हैं। दोस्तों कैंट को वहाँ का दरबारी को वहाँ का राजा बनाने की बात की जाती है, लेकिन कैंट इस पे मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने के लिए वहीं जाना है जहाँ पर मेरे राजा हैं। ऐसा कहने के बाद कैंट की भी मृत्यु हो जाती है। अब वहाँ पर एडगर और एल्बनी बचे। दोस्तों ये दोनों मिलकर वहाँ का शासन चलाते हैं और एल्बनी को इंग्लैंड का राजा बना दिया जाता है। इसके साथ ही इस कहानी का अंत होता है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।